नमस्कार। आज तारीख है 12 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। पर उस विश्लेषण पर आने से पहले पीडीएफ में दिए गए आज के डेली क्विज की बात कर लेते हैं। हाँ, और आज का क्विज तो वैसे भी बहुत ऐतिहासिक है। सही कहा। आज 12 मार्च है तो क्विज दांडी मार्च पर बेस्ड है, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। सवाल ध्यान से सुनिएगा। पहला, ये मार्च कितने दिन चला? दूसरा, किस टैक्स के खिलाफ इसको निकाला गया था? तीसरा सवाल, इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट्स क्या थे? और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है कि सफेद खादी पहनकर चलने की वजह से इस मार्च का एक और स्पेसिफिक नाम पड़ गया था। वो क्या था? एग्जैक्टली। और इसका इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंस यानी नतीजा क्या निकला? साथ ही एक विजुअल क्वेश्चन भी है। वहां सी राजागोपालाचारी ने बिल्कुल ऐसा ही एक पैरेलल मार्च किस कोस्ट पर किया था? इन सभी सवालों के और हाँ, पिछले क्विज के आंसर्स इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में मिलेंगे। तो अब अगर आज के टॉपिक्स का एक क्विक ओवरव्यू लें तो देखिए, हम बात करेंगे नए जीडीपी बेस ईयर की, वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की, फिर अर्थक्वेक जोनिंग का एक अचानक से रोल बैक हुआ है उसको समझेंगे, एग्रीकल्चर में महिलाओं के अदृश्य योगदान पर चर्चा होगी, और आखिर में एजुकेशन सिस्टम में चॉइस के नाम पर जो इल्यूजन है उस पर बात करेंगे। काफी पैक्ड सेशन है, लेकिन डिटेल में घुसने से पहले हमेशा की तरह यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए न्यूज़ एंड नंबर्स सेगमेंट को फटाफट देख लेते हैं, रैपिड फायर स्टाइल में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। पहला नंबर, 1 लाख से ज्यादा। बेसिकली सीपिंग ग्राम्स प्लेटफॉर्म पर पिछले साल 1,07,000 के करीब पेंशन ग्रीवेंसेस आई हैं, सबसे ज्यादा डिफेंस और रेलवेज से। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक है। देखिए, डिफेंस और रेलवे सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं ना, तो वहां इतनी शिकायतें आना दिखाता है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कितना वीक है। सही बात है। दूसरा फैक्ट देखिए, 20.38 लाख। मुंबई में सिर्फ पिछले साल इतने ट्रैफिक चालान्स इशू हुए और उसमें से ज्यादातर सिर्फ रॉन्ग पार्किंग के थे। अरे बाप रे! मतलब अगर इसको अर्बन प्लानिंग के हिसाब से सोचें तो ये सिविक इनडिसिप्लिन से ज़्यादा पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फेल होने की निशानी है। शहर बढ़ रहा है, जगह वही है। बिल्कुल। अब तीसरा आंकड़ा थोड़ा अलार्मिंग है। अरुणाचल प्रदेश में 42 में से 37 नैनोटेक पीएमजीएसवाई रोड्स फेल हो गई हैं। 37 रोड्स! ये तो सीधा सीधा ग्राउंड रियलिटी और लैब टेस्टिंग का गैप है। पेपर पर नैनो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, पर अरुणाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में लोकल टोपोग्राफी इग्नोर करेंगे तो यही होगा। चौथा नंबर जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है। ईरान वॉर शुरू होने के बाद से 140 यूएस मिलिट्री पर्सनल घायल हुए हैं। ये वेस्ट एशिया के आग में तब्दील होने का बड़ा इशारा है। यूएस फोर्सेस का हिट होना कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल लेवल पर ले जाता है, जिसका असर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ना तय है। और आखिरी नंबर, सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में लगभग 93,139 पोस्ट्स खाली हैं। अकेले सीआरपीएफ में 27,400 वैकेंसीज हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये एक रेड फ्लैग है। बॉर्डर गार्डिंग से लेकर नक्सल ऑपरेशंस तक सब कुछ कैफ के कंधों पर है। इतनी वैकेंसीज का मतलब है फोर्स पर ओवरवर्क और फटीग, जो कि ऑपरेशनली काफी रिस्की है। देखिए, यूपीएससी के नजरिए से इन आंकड़ों के पीछे के पॉलिसी फेलियर्स को समझना बहुत जरूरी है। और पॉलिसी फेलियर से ही मुझे हमारा पहला बड़ा मुद्दा याद आ रहा है, इकोनॉमी। मतलब देश की उन्नति का सबसे बड़ा पैमाना। अभी हाल ही में एनएसओ ने 11 साल बाद जीडीपी का बेस ईयर चेंज कर दिया है। 2011-12 से हटाकर 2022-23 कर दिया। हाँ, और इस एक छोटे से बदलाव से पता है क्या हुआ? नए एस्टिमेट्स के हिसाब से हमारी इकोनॉमी का जो एब्सोल्यूट साइज था वो 3 से 4% छोटा हो गया है। वेट, 4% छोटा? अचानक से। एक्चुअली पिछले डेटा सेट में फॉर्मल और कॉर्पोरेट सेक्टर के नंबर्स कुछ इस तरह से थे कि इकोनॉमी एक्चुअल से थोड़ी बड़ी लग रही थी। आपको याद होगा, आईएमएफ ने हमारे नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को सी ग्रेड दे दिया था। ओह हाँ, उस पर काफी बवाल भी हुआ था। बिल्कुल। तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल थे। बेस ईयर बदलना जरूरी था ताकि इकोनॉमी का आज का स्ट्रक्चर मैप सकें। लेकिन इस 4% छोटा होने को मैं थोड़ा विजुअली समझने की कोशिश कर रही थी। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी एक थाली है। पहले हमें लग रहा था थाली बहुत बड़ी है, पर अब नए हिसाब से थाली का साइज थोड़ा छोटा हो गया है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस छोटी थाली में सब्जी, मेरा मतलब एग्रीकल्चर का हिस्सा बढ़ गया है। सही एनालॉजी है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का शेयर बढ़ा है,
जबकि सर्विसेज का शेयर गिरा है थोड़ा। पर वेट, मैंने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर तो मार्जिनली बढ़कर 14.7% हुआ है ना? यहाँ एक छोटा सा पेच है। हाँ। परसेंटेज में वो बढ़ा हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी थाली का टोटल साइज ही छोटा हो गया है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल में 1.5 से 1.6% छोटा हो गया है। अच्छा, मतलब पीस बड़ा दिख रहा है पर ओवरऑल पिज्जा छोटा हो गया है। एग्जैक्टली। और यही चीज प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ हुई है। उनका शेयर गिरा है और हाउस होल्ड या इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर बढ़ गया है। मतलब इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी सोच से कहीं ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर ऐसा है तो मेरा एक क्रिटिकल सवाल है यहाँ। अगर बेस साइज ही छोटा हो गया तो वो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा टारगेट था वो तो ऑटोमेटिकली और दूर चला गया ना? न्यूमेरिकली देखें तो हाँ, आगे थोड़ा दूर हो गया है। लेकिन देखिए, एक झूठे बड़े नंबर से कहीं ज्यादा बेहतर एक सच्चा छोटा नंबर होता है। जब गवर्नेंस को पता होगा कि इनफॉर्मल सेक्टर एक्चुअल में कितना बड़ा है, तभी तो सही आर्थिक पॉलिसीज बनेंगी। अगर जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ एक एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है। क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवाइजिंग द जीडीपी बेस ईयर। हैज द रीसेंट रिविजन एड्रेस्ड द अनोमलीज ऑफ द प्रीवियस सीरीज? यहाँ सिर्फ परसेंटेजेस नहीं, बल्कि आईएमएफ का कॉन्टेक्स्ट और इनफॉर्मल सेक्टर की रियलिटी लिखनी होगी। ठीक है। इकोनॉमी का इंजन तो समझ लिया। अब इस इंजन में डालने वाले फ्यूल की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक एनर्जी सिक्योरिटी पर है, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस ने प्रैक्टिकली एक्सपोज कर दिया है कि हमारी फ्यूल पॉलिसी कितनी वल्नरेबल है। बिल्कुल। देखिए, हम अपनी जरूरत का लगभग 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारी सप्लाई चेन के लिए ऑक्सीजन पाइप जैसा है। और जब उस ऑक्सीजन पाइप पर थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है तो हमारी सांस अटक जाती है। इथेनॉल और बायोफ्यूल्स का पुश ठीक है, पर 6 से 8% ग्रोथ वाली इकोनॉमी के लिए ये सिर्फ मार्जिनल सोल्यूशन ही तो है। हाँ, ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। और यहाँ जियोपॉलिटिक्स का रोल देखिए। यूएस के दबाव में आकर हमने सबसे पहले ईरान और वेनेजुएला का सस्ता ऑयल छोड़ दिया। और अब वही चीज हमने रशिया के साथ भी की है, राइट? वेस्टर्न प्रेशर में आकर वहां से भी ऑयल इंपोर्ट कट कर दिया। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा क्या निकला? सस्ते तेल का फायदा भी हाथ से गया और मॉस्को का ट्रस्ट भी। मतलब हमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और इस पूरी डिप्लोमैटिक वल्नरेबिलिटी का असर सीधा घर के अंदर पड़ रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना को ही ले लीजिए। सरकार ने गैस कनेक्शंस तो बहुत अग्रेसिव तरीके से बांट दिए, पर पीछे से सप्लाई चेन स्टेबल करना भूल गए। वही तो। अब आज होटल्स और रेस्टोरेंट्स राशनिंग झेल रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि आपने सबको नई गाड़ी तो दे दी, पर रास्ते में पेट्रोल पंप बनाई ही नहीं। और जब पैनिक फैला तो पता है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? सिर्फ ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स। और इससे पैनिक और बढ़ता है। जब आप क्लियर ऑन रिकॉर्ड कम्युनिकेशन नहीं करते तो होर्डिंग शुरू हो जाती है। उज्ज्वला स्कीम ने डिमांड इतनी बढ़ा दी, पर स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स थे ही नहीं। अगर हम इसे GS2 और 3 के एंगल से देखें तो सवाल उठ सकता है, एग्जामिन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज अमिड वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल टेंशंस। हाउ कैन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज मिटिगेट डोमेस्टिक पैनिक ड्यूरिंग क्राइसिस? इसमें डिप्लोमेसी के साथ इंटरनल कम्युनिकेशन फेलियर्स भी डिस्कस करने पड़ेंगे। सही बात है। अब बात सेफ्टी की निकले तो चलिए अपने तीसरे मुद्दे पर चलते हैं, अर्थक्वेक जोनिंग रोल बैक। ये बड़ा अजीब केस लगा मुझे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने अभी रिसेंटली अर्थक्वेक जोनिंग रिवाइज की थी। हाँ, एक नया ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क अपनाया था, प्रोबेबिलिस्टिक साइस्मिक हैजर्ड असेसमेंट यानी PSHA। इसके हिसाब से एक नया टॉप रिस्क कैटेगरी बनाया गया था, जोन V, जिसमें कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और कच्छ को रखा गया। पर इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि सरकार ने इसे अचानक रोल बैक कर लिया। वही तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों किया गया। रीजन उन्होंने दिया कि इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20 से 33% तक बढ़ जाएगी। मिनिस्ट्रीज को डर था कि इकोनॉमिकली फ्रजाइल रीजन्स में डेवलपमेंट रुक जाएगा। बिल्कुल, उनका डर अपनी जगह वैलिड था, लेकिन यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। पर एक क्रिटिकल पुशबैक मेरा यहाँ बनता है। अगर डेवलपमेंट रुकने के डर से हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ही हटा लेंगे तो कल को डिजास्टर आने पर कॉस्ट और जानों का नुकसान तो उस 30% कॉस्ट से कहीं ज्यादा होगा ना। आपका पॉइंट एथिकली बिल्कुल सॉलिड है, पर रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम बिल्डिंग कोड्स इतने स्ट्रिक्ट और महंगे कर देंगे कि वो अफोर्डेबली ना रहें, तो लोग क्या करेंगे? वो फॉर्मल हाउसिंग छोड़कर इनफॉर्मल हाउसिंग बनाने लगेंगे। ओह, और भारत में ऑलरेडी 80% कंस्ट्रक्शन इनफॉर्मल है। एग्जैक्टली। अगर कॉस्ट बढ़ती है तो लोग और ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे जहां कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड ही नहीं होता। तो एक तरह से स्टैंडर्ड बढ़ाने से सेफ्टी बढ़ने के बजाय लोग और वल्नरेबल हो सकते हैं।
साथ ही हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से एमिशंस बढ़ने का भी डर था। ये तो सच में कैच 22 सिचुएशन है। मतलब डिजास्टर रेजिलियंस भी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी भी। यही GS1 और GS3 का क्लासिक डिलेमा है। पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग अ मॉडर्न probability based earthquake zoning framework in India. How can the trade-off between infrastructure cost and disaster preparedness be balanced? या अफोर्डेबिलिटी और इनफॉर्मल सेक्टर के एंगल को जरूर हाईलाइट करना होगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। अब इनफॉर्मल सेक्टर और इनविजिबिलिटी की बात चली है, तो अपने चौथे टॉपिक पर चलते हैं, वुमेन इन एग्रीकल्चर। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के इन बड़े मुद्दों के बीच एक ऐसा वर्ग है जो रूरल इकोनॉमी का सबसे बड़ा बोझ उठाता है, पर डेटा में लगभग अदृश्य है। आप किसान महिलाओं की बात कर रही हैं। बिल्कुल। देखिए, PLFS का डेटा कहता है कि रूरल वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन बढ़कर 46.5% हो गया है। कागज पर ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा हो, पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये जो इंक्रीज है, ये वेज एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ये ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है। एग्जैक्टली। फाउंडेशन फॉर अग्रेरियन स्टडीज के पारी प्रोजेक्ट ने दिखाया है कि लगभग 11.7 करोड़ महिलाएं एग्रीकल्चर में हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि उनका खेती का काम उनके अनपेड केयर वर्क के साथ मिक्स हो जाता है। हाँ, क्योंकि घर का काम और खेत का काम एक हो गया उनके लिए। और डेटा देखिए, क्रॉप कल्टीवेशन में फैमिली लेबर का 1/3 हिस्सा महिलाओं का है। लाइफ स्टॉक जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, वहां 4 करोड़ महिलाएं काम करती हैं। एक महिला एवरेज 2 घंटे एक जानवर में बिताती है, पर उसके बदले उनकी इम्प्लिसिट अर्निंग सिर्फ 100 रुपए डेली निकल कर आती है। और अगर वो वेज वर्कर बन के जाएं, तो वहां जेंडर पे गैप इतना बड़ा है। ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल डेली वेज औरतों के लिए सिर्फ 384 रुपए हैं। हालांकि केरला में ये 646 रुपए, पर नेशनल एवरेज बहुत कम है। और उस पर से लैंड ओनरशिप सिर्फ 10% महिलाओं के पास है। और बिना जमीन के पेपर्स के ना लोन मिलता है, ना मंडी में सही प्राइस। ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है। एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन हो रहा है क्योंकि पुरुष शहरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पॉलिसी उन्हें किसान मानने को तैयार नहीं है। GS1 और GS3 के लिए ये एक हॉट टॉपिक है। सवाल आ सकता है, women hold up half the sky in India's farming economy, yet remain undercounted and underpaid. Analyze the structural constraints faced by women farmers. कागज पर कुछ और, जमीन पर कुछ और। चलिए अब अपने आखिरी मुद्दे पर चलते हैं, जो सीधा इस सोसाइटी की नींव को हिट करता है, एजुकेशन। NEP 2020 के तहत केरला में 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी FYUGP लाया गया। सुनकर लगता है चॉइस बेस्ड एजुकेशन आ गई है, पर क्या सच में आई है? पेपर पर चॉइस है, पर रियलिटी में स्टूडेंट्स को मिल रही है हॉब्सन्स चॉइस, यानी ऐसी चॉइस जो एक्चुअल में कोई चॉइस होती ही नहीं। बिल्कुल। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बातें होती हैं, पर सिस्टम सपोर्ट कहाँ है? टीचर्स पर वर्कलोड इतना ज्यादा है, स्टूडेंट टीचर रेशो इतना खराब है। मैं पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट का एग्जाम्पल। वहाँ एक स्किल ओरिएंटेड पेपर लाया गया ताकि बच्चे प्रैक्टिकल कुछ सीखें, पर उनकी ही ब्यूरोक्रेसी ने उसे रोक दिया। और रीजन क्या दिया उन्होंने? रीजन दिया कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स का। कहा कि एग्जाम सीक्रेसी के चक्कर में हम नए फॉर्मेट की आंसर बुकलेट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब NEP के नाम पर एक बड़ा सा बफे मेन्यू तो लगा दिया है बच्चों के सामने, पर किचन में पुराने ही बर्तन और वही पुरानी रेसिपी चल रही है। सही पकड़ा आपने। और रेजिस्टेंस सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से नहीं आया, टीचर्स की तरफ से भी आया। एक इंट्रोड्यूसिंग लिटरेचर कोर्स लाया गया था जिसमें रोट लर्निंग की जगह कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग लानी थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि इसका सबसे ज्यादा विरोध खुद टीचर्स ने किया। पर टीचर्स क्यों करेंगे? वो तो चाहेंगे ना बच्चे कॉन्सेप्ट सीखें। देखिए, आइडियल वर्ल्ड में हाँ, पर प्रैक्टिकली अगर एक क्लास में 80 बच्चे हैं तो एक टीचर कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे चेक करेगा? उसके पास उतना वक्त या बैंडविड्थ ही नहीं है। रोट लर्निंग चेक करना आसान होता है। बिना क्लास साइज छोटा किए या ग्राउंड लेवल टीचर ट्रेनिंग के ये आज़ादी सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाती है। यहाँ तक कि एलाइड डिसिप्लिन से माइनर सब्जेक्ट लेने पर भी रोक लगा दी गई थी। तो ऑटोनॉमी तो प्रैक्टिकली मजाक बन गई है वहाँ। बिल्कुल। GS पेपर 2 के एजुकेशन और गवर्नेंस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ। Evaluate the hurdles in the effective implementation of choice-based flexible learning in higher education institutions in India. इसमें वही कैलिकट यूनिवर्सिटी और टीचर वर्कलोड वाले
प्रैक्टिकल हर्डल्स डिस्कस करने होंगे। चलिए, लगता है आज हमने पॉलिसीज के पेपर और रियलिटी के फासले को काफी डीपली डिकोड कर लिया है। अब वक्त है उस सेगमेंट का जिसका सब इंतजार करते हैं, डेली क्विज के आंसर्स। हाँ, दांडी मार्च वाले सवाल। बिल्कुल। तो पहला जवाब, दांडी मार्च कुल 24 दिन तक चला था। दूसरा, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए सॉल्ट यानी नमक टैक्स के खिलाफ था। तीसरा, इसका स्टार्ट पॉइंट साबरमती आश्रम था और एंड पॉइंट दांडे। चौथा, हजारों लोगों के सफेद खादी पहनकर चलने की वजह से इसे व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा गया था। पांचवां, इसका इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंस था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरू होना। और आखिरी विजुअल क्वेश्चन का जवाब, सी राजगोपालाचारी ने ऐसा ही पैरेलल मार्च वेदारण्यम यानी कोरोमेंडल कोस्ट पर किया था। साथ ही कल के रैपिड फायर आंसर्स हैं सुमित्रा चैटर्जी, ली वेनलियांग, मिल्खा सिंह, एसपी बालासुब्रमण्यम, चेतन चौहान और कॉलिन पावल। दांडी मार्च का इतिहास आज की पॉलिसी मेकिंग के लिए भी कितना बड़ा लेसन है। इंटेंट पेपर पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर लोगों को साथ लेकर चलने में दिखती है। एक क्लियर विजन और एग्जीक्यूशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है वो। सही बात है। और इसके साथ ही आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।